Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live. We are back in Lakshya Gate 2022 batch for the power system. तो यार आज आपके लिए एक नया यूनिट, एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज द थर्मल पावर प्लांट. तो बहुत सारे बच्चे एई जेई एग्जाम्स के लिए काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि सर हमें जो है ना पावर प्लांट वाला पार्ट अच्छे से करा दो, तो वही आपके लिए लेके आए हैं. अभी देखो मैं आपका चैट नहीं देख पा रहा हूं, तो लेट मी रीलोड इट अ बिट. यस, नाउ इट इज विजिबल. तो यार आज हम बात करेंगे कंप्लीटली थर्मल पावर प्लांट के बारे में. और जैसा आप जानते हो ये थ्योरी टॉपिक है यार, इसके अंदर खासा कोई न्यूमेरिकल आता नहीं है, तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे, एक एक पार्ट को समझेंगे, वर्किंग समझेंगे, उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे. तो इसी बात पे यार शुरुआत कर ली जाए. तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये तो बातें हुई भाई मेरे बारे में, but बेटा what matters the most? What matters the most is that we have an academy with us, which is not just an organization, it is a mission, a revolution to empower each and every student of this country to get फ्री क्वालिटी एजुकेशन. बच्चे बच्चे तक बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पहुंचाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है. और ये कर रहा है बेटा अनअकैडमी हर एग्जाम के क्षेत्र में, हर अलग अलग एजुकेशन के फील्ड में. ठीक है, तो इससे होता क्या है, इससे बेटा एक रेवोल्यूशन क्रिएट होता है जहां इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चे को, भले ही उसके पास रिसोर्सेज हो या नहीं. अब देखो जो हम फ्री एजुकेशन का इनिशिएटिव रन करते हैं वो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन दी अनअकैडमी ऐप. आप अनअकैडमी ऐप पे जाओ, कोई भी फ्री इनिशिएटिव अगर क्लिक करोगे यू कैन एक्सेस इट सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE. इसके अलावा देखो यार ये टाइनी URL है जहां पे आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस मिलती हैं, tinyurl.com/अंकित ESE. यहां जाओगे अगर मेरे भाई तो अपकमिंग स्पेशल क्लास में आपको वो क्लास मिलेंगी जो आगे लगने वाली हैं. अभी जैसे डेली रात को 8 बजे मैं लेता हूं आपके लिए एनालॉग की क्लास. इसके अलावा इस चैनल के सभी वीडियोस आपको मिल जाते हैं एक सिंगल लिंक पे, bit.ly/gatelive. यहां जाने से बेटा इस चैनल के सभी लेक्चर्स का आपको लिंक और उनका PDF प्रोवाइडेड रहता है. तो यहां से आप पूरा गेट और ESE का तैयारी बेहतरीन वे में कर सकते हैं. अदर देन दैट आप चाहें तो आ सकते हैं प्लस पे, जहां आपको मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, आपको मिलेगा बेटा डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और कहीं अगर कोई डाउट रह गया तो योर डाउट्स विल आल्सो बी क्लियर्ड. एक सब्सक्रिप्शन में बेटा सारे बैचेस मिलते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE सेमेस्टर. और इसके अलावा आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है बेटा यहाँ पे अगर कोई क्लास मिस हो जाए रिकॉर्डेड देखने का ऑप्शन. इसके बाद आप इससे भी बेहतर तैयारी करना चाहो तो आइकॉनिक पे जाओ. यहाँ ये सारे बेनिफिट्स के साथ मिलेगा एक पर्सनल कोच जो कि खुद एक टॉपर होगा और आपका पूरा मैनेजमेंट बनवाएगा टाइम का, और आपका स्टडी प्लानर बनवाएगा. टीचर्स भी इवन के आपको अलग से टाइम देते हैं फॉर योर स्टडी बूस्टर सेशन. टेस्ट का मिलता है सेपरेट एनालिसिस, और बेटा आपको मिलता है एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल. और सिर्फ यहीं क्यों रुके, आपको मिलती है बेटा एक डेडिकेटेड टीम जो सारे डाउट्स आंसर करती है. अब यहाँ पे अगर आप कोड लगाते हो मेरे भाई अंकित ESE, तो ये कोड आपको इमीडिएट दिलवाता है 10% डिस्काउंट. अब सर आप तो सारा YouTube पे पढ़ाते हो, प्लस पे क्यों जाएंगे? बेटा देखो YouTube पे हर चीज डिपेंड करती है अटेंडेंस पे. हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हर चीज आपको प्रोवाइड करें, लेकिन जब अटेंडेंस नहीं आता है हम लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिस कारण से कुछ सब्जेक्ट, कुछ इनिशिएटिव ऐसा भी हो सकता है शट डाउन कर दिए जाएं. लेकिन प्लस पे क्या होता है, अगर कोई बैच स्टार्ट हुआ है तो वो कंपनी की साइड से, ऑर्गेनाइजेशन की साइड से एक कमिटमेंट है, तो वो हर हालत में पूरा किया जाएगा. दूसरी बात क्या है कि प्लस पे आपको एक सीरियस एनवायरनमेंट मिलेगा. सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो रैंक लाना चाहते हैं और वो उसी अकॉर्डिंगली मेहनत करेंगे. तो आप जब उनको मेहनत करते देखोगे आपका मोटिवेशन बनेगा. टीचर्स आपको काफ़ी हद तक पर्सनलाइज वे में गाइड करेंगे. स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये सब चीज़ें मिलेंगी. तो बेटा एक कंप्लीट माहौल आपको मिलता है ऑन अनअकैडमी प्लस, जो कि यूट्यूब पे नहीं मिलेगा.
इसके अलावा हम लोग देखो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट कराते हैं। तो बेटा इस संडे होने वाला है 28 मार्च को, तो जल्दी से आप कोड लगा दोगे अंकित ESE, जिससे आपको मिल जाएगा इमीडिएट इस कॉम्बैट के अंदर एंट्री। ये फ्री है बेटा। तो ये चीज आपको एंट्री दिलाएगा कोड अंकित ESE, और यहां से आपको 100% तक का स्कॉलरशिप ऑफर हो सकता है। अब देखो हमने अभी यार नया बैच स्टार्ट किया 17 मार्च से, अगला बैच आ रहा है 31 मार्च से। तो अगर आप 31 मार्च से पहले ज्वाइन करते हो तो आप विशाल सर के साथ कंट्रोल अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा अगर अंकित ESE से ज्वाइन करोगे बेटा तो 1 ईयर फीस होता है 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर्स होगा 39,600। 2 ईयर के लिए जाना पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम, और विदाउट इंटरेस्ट आप EMI यानी इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। और यहाँ पे अंकित ESE अगर आइकॉनिक पे लगाओगे तो 1 ईयर फीस होगा बेटा 45,225, 2 ईयर होगा 66,600। अगेन 2 ईयर के वो प्रेफर करो ताकि आपकी तैयारी ज्यादा बेहतर बने और रैंक के चांसेस ज्यादा रहें। अब इसी बात पे आ जाते हैं यार आज के टॉपिक पे, दैट इज द थर्मल पावर प्लांट। तो यार देखो आप लोग एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, आपके लिए थर्मल पावर प्लांट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यार हमारे देश की ज्यादातर जो पावर है दैट कम्स फ्रॉम दिस थर्मल पावर प्लांट। तो आपने देखा भी होगा NTPC के पावर प्लांट कभी ना कभी किसी ना किसी ने विजिट जरूर किया होगा कि वो कोल को कंबशन करके वो आपके लिए पावर जनरेट करते हैं। तो इस तरह के पावर प्लांट कहलाते हैं थर्मल पावर प्लांट। और अगर नहीं विजिट किए हो मेरे भाई, कभी मौका लगे किसी सोर्स के थ्रू अगर आप जा पाओ तो बिल्कुल एक बार पावर प्लांट विजिट करना। डेफिनेटली आई एम गारंटीइंग यू कि आप एंजॉय करोगे। आपको समझ आएगा कि एक्चुअली पावर पैदा कैसे होती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, पूरी पिक्चर क्लियर होगी। और पता है फिर जब आप PSU के इंटरव्यूज में बैठते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करते हो, तो ये सारे जो आपके विजिट्स होते हैं ना, पावर प्लांट के विजिट होते हैं, अलग अलग जगह के विजिट होते हैं जहां आपने प्रैक्टिकल नॉलेज गेन किया है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलो यार शुरू करते हैं। अब देखो स्टीम पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे। इन स्टीम पावर प्लांट हीट ऑफ कंबशन इज यूटिलाइज्ड बाय बॉयलर टू रेज द स्टीम एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो एक सिंपल सा फंडा समझाता हूं, स्टीम पावर प्लांट का वर्किंग क्या है। आप कोयले को जला करके, कोल को जला के गर्मी पैदा करो। इस गर्मी से क्या करो, बॉयलर में रखा पानी उबालो, उबलने के बाद वो स्टीम बनेगा। अब जब वो स्टीम बनेगा तो वो स्टीम बहुत तेजी से मूव करती है टरबाइन की तरफ। जब भी तो हमने बोला हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर भी है और हाई प्रेशर भी है। कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, तो बहुत तेजी से ये स्टीम जाती है। अब ये स्टीम जाके कहाँ टकराती है, टरबाइन पे। टरबाइन को रोटेट कराती है, क्योंकि पानी की ड्रॉपलेट अगर किसी पे टकराएंगी तो फोर्स तो लगेगा। बारिश में भी भैया जब बारिश बहुत तेज आती है, चोट जैसा महसूस होता है, दर्द महसूस होता है बारिश की बूंदों से। सेम चीज है, जैसे ही स्टीम एकदम जाके टकराती है टरबाइन पे हाई प्रेशर में, तो टरबाइन घूमती है। अब टरबाइन से जुड़ा होता है जनरेटर का शाफ्ट। तो जैसे ही टरबाइन घूमेगी जनरेटर का शाफ्ट भी घूमेगा। जनरेटर का शाफ्ट घूमा तो क्या आ गया, मैकेनिकल पावर। और जनरेटर क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट दिस मैकेनिकल पावर टू इलेक्ट्रिकल पावर। तो देखो मेरे भाई, कोई भी पावर प्लांट हो, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, सोलर चलो अलग कर दो, विंड कर दो, टाइडल कर दो, डीजल कर दो, हर जगह काम एक ही है। आपको किसी ना किसी मैकेनिज्म से जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट करना है। अगर जनरेटर का शाफ्ट आपका कभी भी रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। तो स्टीम पावर प्लांट में ऐसा कैसे मुमकिन हो पाता है, बाय द मीन्स ऑफ द स्टीम स्ट्राइकिंग द टरबाइन। तो देखो यहां पे ड्रॉ भी किया है, केमिकल एनर्जी किस में होती है यार, कोल में होती है। कोल के अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज केमिकल। कंबशन से क्या बनती है, थर्मल। थर्मल जब टरबाइन पे टकराती है तो क्या बनती है, मैकेनिकल। जनरेटर उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल। अब यहां पे देखो बॉयलर के अंदर पानी रहता है जो स्टीम बनाएगा। एयर और फ्यूल मिलके क्या करेंगे, कंबशन। भाई आप ये तो जानते हो ना, बिना ऑक्सीजन के कंबशन पॉसिबल नहीं है। ये तो आप लोग जानते हो, किसी भी चीज के कंबशन में ऑक्सीजन या एयर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये बॉयलर से कुछ गैसेस बाहर आती हैं। भाई कौन सी गैसेस,
अरे भैया कोल को अगर कंबशन करोगे तो गैसेस तो पैदा होंगी, तो वो होती हैं वेस्ट गैसेस। और जो स्टीम बनती है पानी की वो जाती है टरबाइन पे। टरबाइन से भी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आती हैं, और टरबाइन जब रोटेट करती है तो जनरेटर को मिलती है मैकेनिकल एनर्जी, जिसको जनरेटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मुझे सबसे पहले ये कंफर्म करो, बेसिक फंडामेंटल क्लियर हुआ? कोल को जला के पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना है। ये स्टीम जब टरबाइन से टकराएगी तो आपकी टरबाइन रोटेट करेगी। टरबाइन रोटेशन से जनरेटर को मिली मैकेनिकल एनर्जी, जिसको वो फर्दर कन्वर्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सौरभ यार, अगर आपका कोई जान पहचान का बंदा काम करता है एनटीपीसी में तो वो आपको इजीली विजिट करा सकता है। अब देखो, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट टू द हीट ऑफ कंबस्टर। इसका मतलब क्या है बेटा, आज ऐप में कुछ इशू आ गया था इसीलिए एनालॉग का क्लास नहीं लिया। इसका मतलब यह है एफिशिएंसी इज हीट इक्विवेलेंट, यानी जो आपका आउटपुट है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हीट में कन्वर्ट कर लो अपॉन हीट इक्विवेलेंट ऑफ कोल, क्योंकि कोल इनपुट है। और पता है ये जो टरबाइन होती है ये तीन चीजों से बनती है। एफिशिएंसी, बॉयलर की एफिशिएंसी, बॉयलर के बाद लगी होती है टरबाइन, और टरबाइन के बाद होता है तुम्हारा ऑल्टरनेटर। इस पे ना न्यूमेरिकल आ जाता है, ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ना एफिशिएंसी का, इस पे कुछ एग्जाम्स के अंदर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, इस पे न्यूमेरिकल दिख जाएगा। यहां पे आपको क्या दिखेगा कि बॉयलर इनटू टरबाइन इनटू ऑल्टरनेटर विल गिव यू द ओवरऑल एफिशिएंसी। यस भानु, यू कैन स्टार्ट इट। If you want to study in English, I am teaching on the Ravindra Babu sir's channel. If you are comfortable in Hindi, the lectures are available on this channel. समझ में आया? देखो तीनों चीजें कास्केडेड हैं यार, बॉयलर, टरबाइन, ऑल्टरनेटर। तीनों चीजें जब कास्केड होती हैं, जैसे आप कहते हो ना ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई होता है, ऐसी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होती है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी इज द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री एफिशिएंसी। लेकिन बेटा यहां एफिशिएंसी एज अ फ्रैक्शन लिखना, नॉट परसेंटेज। ऐसा मत करना 3% मल्टीप्लाई कर दो भाई, गड़बड़ हो जाएगी। कभी आप बोलो सर 90% इंटू 80% हो गया 7200%, समझ रहे हो? तो 90 इंटू 80 नहीं करते, 0.9 इंटू 0.8 करते हैं। अब देखो एफिशिएंसी किस किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर पे, कितने प्रेशर पे स्टीम पैदा कर रहे हो, क्या टेम्परेचर है स्टीम का, और कंडेंसर का प्रेशर क्या है। ये कंडेंसर क्या चीज है अभी आगे बताऊंगा। क्या होता है ना, जो स्टीम बन गई अब उस स्टीम को वेस्ट नहीं करते, कंडेंसर उसे वापस से पानी बना के वापस भेज देता है ताकि वेस्टेज मिनिमम रहे। आप जानते हो यार वाटर इज अ लिमिटेड रिसोर्स है ना, जब वाटर एक लिमिटेड रिसोर्स है तो उसका वेस्टेज अलाउ नहीं कर सकते। अब देखो जो भी आपके थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स की एक प्रोसेस पे काम करते हैं जिसे कहते हैं रैंकिन साइकिल। दिस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, दिस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो सारे पावर प्लांट एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे काम करते हैं जिसे कहते हैं रैंकिन साइकिल। यहां पे क्या करते हैं, कोल इज बर्न्ड इन अ बॉयलर विच कन्वर्ट्स वाटर टू स्टीम। अब यहां पे ये देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने ये कंबशन हो रहा है, ये कंबशन हो रहा है बेटा। तो कंबशन से हम क्या कर रहे हैं, पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद इसको स्टीम को टरबाइन पे टकराते हैं। तो देखो ये पानी जब यहां से गर्म हुआ, पानी जब यहां से गर्म हुआ तो टरबाइन पे टकराया, ये टरबाइन है आपकी। तो टरबाइन रोटेट कर गई, अब स्टीम को वापस कंडेंस करके बॉयलर में डालते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, फोर्थ वाला पार्ट, कंडेंसर। ये क्या है आपका बेटा, कंडेंसर। ये वापस से स्टीम को पानी में बदल देगा और पानी फिर से किस में डाल देगा, बॉयलर में। बट ऐसा नहीं होता, देखो कभी भी सारा पानी नहीं लौटेगा, बीच में कुछ पानी एज अ स्टीम तो वेस्ट होगा, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा पानी आप वापस ला पाओगे उतना ही कम से कम आपका वेस्टेज होगा। अब देखो इसके अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें कि पहला पार्ट होता है फ्यूल एंड ऐश सर्किट। फ्यूल एंड ऐश सर्किट माने वो पार्ट जिसमें आप फ्यूल डालते हो
और वहां से राख बन के ऐश पैदा होती है। तो देखो, कोल इज डिलीवर्ड बाय रेल, रोड और वाटर। ऑब्वियसली यार, जहां पे आपका पावर प्लांट लगा है वहां कोई कोयले की खान तो है नहीं, वहां कोई कोल का गोडाउन तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई माइन नहीं है। तो माइनिंग कहीं और हो रही है, जहां से कोल पैदा हो रहा है माइनिंग कहीं और हो रही है, पावर प्लांट कहीं और है। आपको इस कोल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा पावर प्लांट तक। अब आप रोड के माध्यम से आ सकते हो, रेलवे के माध्यम से आ सकते हो और वाटर के माध्यम से भी आ सकते हो। आपने मुझे लगता है बहुत सारी मालगाड़ी देखी होगी, मालगाड़ी जो कि आपकी ये होती है ना, फ्रीट ट्रेन जिसे हम बोलते हैं, जो कि सामान कैरी करती है, उसमें आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कोल भर भर के डिब्बे जाते हैं। तो दैट इज रेलवे ट्रांसपोर्ट। रोड वाला ट्रांसपोर्ट काफी कॉमन है। अब बेटा, ये जो कोल आपके पास आया, इसको आप बकेट बॉयलर में लेके जाते हो बाय मीन्स ऑफ बकेट कन्वेयर। अब ये क्या हुआ सर? बेटा, ये कोयला बाल्टी में भर भर के जाके बॉयलर के अंदर जाता है। ऐसा नहीं है कोई हाथ से भर भर के पलट रहा है। लो, वो हिंदी मूवीज में होता था जो आपका स्टीम इंजन होता था, याद है? स्टीम इंजन में क्या होता था? कोल को हम भरते थे तुरंत तुरंत, कोल डाला कोल डाला कोल डाला, इस टाइप से बेटा। लेकिन एनटीपीसी ऐसे काम थोड़ी ना करेगा। एनटीपीसी में इसका ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है कि बाल्टियों में कोल भर के जा रहा है और वो बॉयलर के अंदर डाला जा रहा है। ठीक है। अब देखो, कोल जो है ना बंकर के अंदर भरा जाता है और ये हॉपर्स में फॉल करता है बाय मींस ऑफ ग्रेविटी। यानी कोल जब आपने भर दिया तो वो नीचे ऑटोमेटिक आएगा बाय मींस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। अब हॉपर्स का काम क्या होता है बेटा? ये कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार सारा का सारा कोल डाल के आग लगा दी, पता चला पूरा पावर प्लांट ही जल गया। नहीं, कंट्रोल्ड अमाउंट में कंबशन करना है ना। एक बार में सारे कोयले में आग नहीं लगानी, धीरे धीरे थोड़े थोड़े अमाउंट में बढ़ाते जाना है, इसीलिए हॉपर्स लगते हैं। तो देखो, कंबशन इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द ग्रेट स्पीड, ये GRATE होता है, ग्रेट स्पीड, क्वांटिटी ऑफ कोल एंटरिंग ग्रेट एंड द डैम्पर ओपनिंग। तो मैंने यही बोला, कितना आप ओपनिंग रखते हो उसके हिसाब से कोल नीचे जाएगा। एक बार में आपने पूरा खोल दिया, सारा कोल नीचे आ गया, आग लग जाएगी। ठीक है। अब कंबशन कंप्लीट होने के बाद जो राख होती है वो बॉयलर के पीछे वाले हिस्से में कलेक्ट हो जाती है। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी रिड्यूस द ब्राइटनेस। अब बताना मुझको यार, अब बेटर दिख रहा है? अब बेटर दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलो। तो बेटा, ऐश कंबशन कंप्लीट होने के बाद बॉयलर में पीछे की तरफ कलेक्ट हो जाती है। अब इसके बाद अगला क्या है? एयर एंड फ्लू गैस। फ्लू गैस होता है यार, फ्यूल गैस नहीं होता, टाइपो है, फ्लू गैस। एयर एंड फ्लू गैस सर्किट। अब देखो क्या होता है, जो एयर है, एयर एटमॉस्फेयर से लाई जाती है। एयर एटमॉस्फेयर से लाई जाती है। क्यों लाई जाती है? क्योंकि भाई कोई भी कंबशन बिना एयर के कंप्लीट नहीं हो सकता। तो एयर इज ड्रॉन फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय अ फोर्स्ड ड्रॉट फैन। अरे वैसे देखा है, जैसे कभी आपने देखा हो पुरानी मूवीज के अंदर या पुराने घरों में चूल्हे में ऐसे फूंकते थे, एक पंप टाइप रहता था, उसे पिचकाओ तो हवा निकलती थी। तो इस टाइप का ही मैकेनिज्म कुछ यहां पे है। इस टाइप का ही मैकेनिज्म कुछ यहां पे है कि ड्रॉट फैन की मदद से एटमॉस्फेयर वाली एयर को हम कंबशन में डाल रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहां पे एयर को बेटा गर्म करके डाला जाता है थ्रू द एयर प्रीहीटर। ऐसा मत सोचना एयर जो है आपकी डायरेक्टली पास की जाएगी। एयर को गर्म करके डालेंगे, एयर का टेम्परेचर बढ़ा के डालेंगे। अब एयर इज हीटेड इन प्रीहीटर बाय फ्लू गैसेस, बाय फ्लू गैसेस। तो फ्लू गैसेस बेटा क्या होती हैं? ये एक्चुअल में कंबशन से निकलने वाली जो गैसेस होती हैं वही फ्लू गैसेस होती हैं। देखो, कंबशन से जो गैस प्रोड्यूस हुई ना बॉयलर में से, वो किस में गई? सुपर हीटर में, आगे इकोनोमाइजर में, और फिर गई एयर प्रीहीटर में। समझ रहे हो? तो यानी जो आपकी कंबशन से गैसेस पैदा हो रही हैं उनको वेस्ट नहीं करते, वो एयर को गर्म करने के काम में आती है। समझ रहे हो?
बेटा जब पावर प्लांट बनाया जाता है ना, ऐसा नहीं है बस पावर पैदा करनी है, हमें वेस्टेज भी मिनिमम रखना है, जितनी ज्यादा चीजें रीयूज हो पाए उतना रीयूज करना है। तो यहां से जो गैसेस रिलीज हुई उनको किस तरह से रीयूज किया, एयर को गर्म करने में। अब फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट, फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट। अब देखो जो स्टीम टरबाइन से बाहर आती है उसे कंडेंस किया जाता है, और कंडेंसेट यानी कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, कंडेंसेट का क्या मतलब हुआ, प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन, जिसको आप कहते हो ना डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं कई लोग, तो वो मिल जाता है यहां से। इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर, द कंडेंसेट इज फोर्स टू लो प्रेशर फीड वाटर हीटर वेयर इज टेम्परेचर इज रेज बाय द हीट फ्रॉम द ब्लेड स्टीम। अब देखो मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, देखो ये बॉयलर के अंदर क्या हुआ, फीड वाटर आया, बॉयलर ने स्टीम दिया, स्टीम को सुपर हीटर से पास कराया, जहां से मेन वॉल्व के थ्रू ये टरबाइन पे गई, टरबाइन से जो स्टीम बाहर आई उसे कंडेंसर ने कंडेंस किया, फिर लो प्रेशर हीटर में डाला, फिर इसको हाई प्रेशर हीटर में डाला, फिर इसको वापस से किस में डाल दिया, इकोनोमाइजर में। यानी कि बेटा जो स्टीम कंडेंस होकर के आई है उसको वापस से गरम करके वापस से किस में डाल देते हैं, बॉयलर के अंदर डाल देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फीड वाटर। ठीक है, इन बॉयलर वाटर इज कन्वर्टेड टू हाई प्रेशर स्टीम विच इज वेट। अब वेट का क्या मतलब है कि बेटा ये जो स्टीम होती है इसके अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं। अगर वाटर की ड्रॉपलेट रह गई और ये सीधा हमने भेज दिया टरबाइन पे, तो टरबाइन के अंदर बेटा डैमेज का खतरा है। डैमेज इसलिए नहीं कि वाटर की ड्रॉप बहुत भारी है, नहीं, अगर पानी जाएगा बेटा टरबाइन पे और वो स्टीम टरबाइन है तो इट विल कॉज वियर एंड टीयर, तो ये वेट होती है। वेट स्टीम को सुपर हीट किया जाता है ताकि इसके अंदर से वाटर की ड्रॉपलेट्स को रिमूव किया जा सके। यानी इसके अंदर स्टीम के अंदर जो पानी रह गया उसे भी हटाओ और फिर इसे टरबाइन पे डालो, और टरबाइन से आने के बाद इसे वापस कंडेंस करके वापस से यूज कर लो। बिल्कुल करोजन हो सकता है, बिल्कुल सही लिख रहे हो, करोजन हो सकता है। मेरे दिमाग में वर्ड स्ट्राइक नहीं कर रहा था, मैं जंग लगना बोलना चाह रहा था, लेकिन जंग लगना इज अ जस्ट वन टाइप ऑफ करोजन, जनरल टर्म वुड बी करोजन। ये समझ आया पूरा का पूरा सर्किट क्या हुआ, दोबारा से देख लेते हैं। देखो इसके अंदर पानी आया, बॉयलर के अंदर पानी से जो स्टीम बनी वो सुपर हीटर से पास हुई और फिर वो टरबाइन पे गई। टरबाइन से जो स्टीम निकली उसे कंडेंस किया, उसे वापस से हीट किया और वापस से किस में डाला, वापस से उसे हमने डाला बॉयलर के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ। वाटर ड्रॉपलेट कौन सा, चीज को बेटा, चीज CHEEZ लिख लो, चीज, ये तो तुमने वो वाला लिख दिया ब्रेड वाला, उसको तो डैमेज करेगा ही पानी, चीज को अगर पानी में डाल दोगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि कौन सी पार्ट को डैमेज करेगा, टरबाइन के अंदर जो भी मेटल पार्ट होंगे या जिस भी मेटल पार्ट से ये पास होगा वहां पे करोजन आ सकता है। कूलिंग वाटर सर्किट, देखो कूलिंग वाटर जो होता है ना वो नेचुरल सोर्स से प्रोवाइडेड होता है, इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि थर्मल पावर प्लांट को वहां कंस्ट्रक्ट किया जाए जहां एक नेचुरल वाटर बॉडी हो, जैसे लेक हो सकती है, रिवर हो सकती है, तो ये सब चीजों के पास ही कंस्ट्रक्ट करो क्योंकि वो कूलिंग के लिए पानी देते हैं। अब कूलिंग वाटर कौन सा होता है, यहां होते हैं बेटा कूलिंग टावर। ये कूलिंग टावर क्या होते हैं, जो स्टीम आपकी आ रही है कंडेंसर उसे ठंडा कैसे करेगा, कंडेंसर उसे ठंडा करता है बाय मींस ऑफ द कूलिंग टावर, बाय मींस ऑफ द कूलिंग टावर। तो कंडेंसर से जो भी हॉट वाटर आया वो कूलिंग टावर में गया और कूलिंग टावर से कोल्ड वाटर किस में भेजा गया, कंडेंसर में। तो कूलिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स सच एज अ रिवर, कैनाल, सी, और ये नहीं, और कूलिंग टावर थ्रू स्क्रीन्स टू रिमूव द मैटर दैट माइट मेक कंडेंसर ट्यूब। अच्छा देखो यहां पे क्या मतलब है इस बात का, जो नदी का पानी आएगा यार अब वो साफ तो होगा नहीं, कूलिंग वाटर इज नॉट कंप्लीटली क्लीन, सही बात है। नदी के पानी में यार 10 तरह का कचरा हो सकता है, पूरी तरीके से साफ तो होगा नहीं। सो
we need to pass it through screens to remove रबल कह सकते हो, कचरा जो भी है यार, कबाड़ा, सही है ना। हम ये थोड़ी ना जानेंगे, हम ये थोड़ी ना चाहेंगे कि भैया कूलिंग टावर के अंदर कचरा घुसे, ठीक है, कूलिंग टावर के अंदर कचरा घुसे, ये हम नहीं चाहेंगे। प्रतीक बेटा मेजरमेंट कवर करा चुके हैं रमन सर, तो जितना प्रमीत सर ने कराया था उसके आगे का रमन सर ने करवा दिया था, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ द स्टीम पावर प्लांट, अब देखो हमें एक ऊपर से आइडिया लग गया फंडामेंटल की क्या चीजें हो रही हैं, है ना, क्या चीजें कैसे हो रही हैं, एक बेसिक आइडिया हमें मिल गया कि भाई बॉयलर स्टीम बनाएगा, ये स्टीम टरबाइन पे टकराएगी, स्टीम टरबाइन पे टकराएगी, वहां से कंडेंसर में जाएगी, पानी बनेगी, दोबारा से वाटर बन के आएगी, और कंडेंसर पानी को या स्टीम को ठंडा कैसे करता है, वो कैसे ठंडा करता है, बाय मीन्स ऑफ द कूलिंग टावर या कूलिंग वाटर, जो कि नेचुरल वाटर सोर्स से आता है। और जो कंबशन के बाद गैसेस बचती हैं उनको भी हम यूज कर लेते हैं एयर को गर्म करने में। अब देखो सबसे पहले बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर, द ट्यूब्स कंटेनिंग हॉट गैसेस ऑफ कंबशन इनसाइड आर सराउंडेड विद वाटर। फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर बेटा क्या होता है समझना, देखो दो चीजें हैं, अगर पानी को गर्म करना है या तो पानी को ट्यूब में रखो, उसके चारों तरफ गैसेस रखो, या गैसेस को ट्यूब में रखो, उसके चारों तरफ पानी रखो, समझ रहे हो। जैसे गीजर होता है, गीजर में क्या होता है बेटा, एक हीटिंग एलिमेंट होता है और पूरे कंटेनर के अंदर पानी होता है। सेम चीज ये कह रहा है कि जो गर्म ट्यूब है जिनके अंदर गैसेस हैं वो ट्यूब के अंदर है, और वो ट्यूब चारों तरफ किससे सराउंडेड है, वाटर से। वाटर ट्यूब बॉयलर इसका उल्टा है, वाटर ट्यूब के अंदर है और गैसेस उसे सराउंड करती हैं। समझ आया, दो तरह के बॉयलर हैं, फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर गैसेस ट्यूब में है, वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर वाटर ट्यूब में है। वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर यूज्ड वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम आर टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर का यूज कहां आएगा, जहां ज्यादा स्टीम की जरूरत है, और जहां कम स्टीम से भी काम चल सकता है वहां आपका आएगा फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। अब देखो यहां पे बॉयलर दिखाया भी है, यहां पे बॉयलर दिखाया भी है, ये देखो यहां पे गैसेस ऐसे आ रही हैं, ये गैसेस आ रही हैं, और यहां पे ट्यूब के अंदर वाटर है, ये ट्यूब के अंदर आपका वाटर है। तो बेटा ट्यूब के अंदर वाटर है, तो ये कौन से बॉयलर की बात हो रही है, ये हो रही है वाटर ट्यूब बॉयलर। पानी जो है ट्यूब के अंदर है और नीचे कंबशन से पैदा होने वाली गैसेस सारी की सारी बॉयलर के अंदर डाली जा रही हैं। समझ आया, बॉयलर के अंदर गैसेस डाल रहे हैं और पानी ट्यूब के अंदर है, तो इसे कहते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। और गैसेस ट्यूब में होती, चारों तरफ पानी होता, तो फायर ट्यूब बॉयलर। अब बॉयलर फर्नेस, बॉयलर फर्नेस बॉयलर का एक ऐसा हिस्सा जहां कोल को कंबशन करके गैसेस पैदा की जाती हैं। A chamber in which fuel is burned to liberate the heat energy। तो बेटा देखो फर्नेस जो होती है ना, फर्नेस का डिजाइनिंग अलग होता है। फर्नेस का डिजाइनिंग रिफ्रैक्टरी मटेरियल से होता है, जैसे कि सिरेमिक या ऐसे जो मटेरियल बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट को झेल पाए, उससे हमारा ये फर्नेस बनता है। इसीलिए फर्नेस अलग से बनाना पड़ेगा बॉयलर के अंदर, ऐसे ही सीधे किसी भी मटेरियल में कोल को जला नहीं सकते, कंबशन नहीं कर सकते। अगर ऐसे किसी नॉर्मल मीडियम के अंदर अगर आपने कंबशन कर दिया तो इतनी हाई टेम्परेचर पे वो मीडियम ही डैमेज हो जाएगा। ट्यूब के अंदर कौन सा वाटर यूज करते हैं बेटा, फीड वाटर यूज करते हैं। अब देखो द फर्नेस वॉल्स आर मेड ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल सच एज फायर क्ले, सिलिका, काओलिन। फायर क्ले माने एक ऐसी क्ले जो बहुत हाई टेम्परेचर को झेल सकती है। दीज मटीरियल रेजिस्ट चेंज इन शेप एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, चेंज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये जो मटेरियल होते हैं ना, इनमें टेम्परेचर की वजह से कोई शेप या प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता, ठीक है। तो देखो ये बॉयलर फर्नेस है, यहां पे आप क्या कर रहे हो, लोड बर्नर लगा रखे हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड है,
हाइड्रो बीम फ्लोर है। अब ये फ्लूइडाइज बेड क्या होता है बेटा, ये जो कोल होता है ना, कोल के ऐसे नहीं है, पूरे पूरे पीसेज होते हैं। फ्लूइडाइज बेड क्या होता है, इसके अंदर ना एयर प्रेशर से जो आपका कोल होता है ये तैर रहा होता है। मतलब कि कोल का जो आप बेड बना रहे हो, जिसमें आग लगा रहे हो, वो कोल का बेड ऐसा नहीं जमीन पे टिका हुआ है, उसको एयर प्रेशर से थोड़ा सा लिफ्टेड रखते हैं, उसे कहते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड। यानी कि कोल आपको ऐसा लगेगा हवा में तैरता हुआ, इस टाइप से कुछ ऐसे ऐसे तैर रहा होगा, और तब उसे कंबशन किया जाएगा नीचे से एयर पुश करके, ठीक है। और ये देखो नीचे ऐश रिमूवल के लिए जगह दिया है, यहां से प्राइमरी एयर डाल रहे हो, देखो ये वाला प्राइमरी एयर जा रहा है, यहां से आप फ्यूल फीड कर रहे हो ऊपर से, और ओवर फायर एयर, ठीक है, ओवर फायर एयर, ठीक है। समझ आया कि नीचे से एयर पुश करके उसको आपने सस्पेंड कर दिया एयर में। अब उसके अंदर आपने क्या किया, उसको कंबशन किया। बट ये जो कोल है ये ऊपर से गिरता है, मैंने बताया ना, इस तरह से टैपर्ड स्ट्रक्चर होगा, जिससे कि जितनी ओपनिंग होगी उतना उतना कोल नीचे आएगा। सुपर हीटर एंड रीहीटर, रिपीटर नहीं, रीहीटर। अ सुपर हीटर इज अ डिवाइस which removes the last traces of moisture from the steam। देखो मैंने बताया था बॉयलर से जो स्टीम निकलती है उसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को हटाने के लिए उस स्टीम को दोबारा से हीट करना जरूरी है। दैट इज द वर्किंग ऑफ द सुपर हीटर, ठीक है। स्टीम इज सुपर हीटेड टू हाईएस्ट इकोनॉमिकल टेम्परेचर फॉर फॉलोइंग एडवांटेजेस। अगर स्टीम ज्यादा हीटेड है तो कम अमाउंट ऑफ स्टीम लगेगी। ऐसा सोचो, स्टीम जितनी ज्यादा हीटेड होगी उतना ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, उतना ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, उतनी ही तेजी से वो प्रेशर लगाएगी टरबाइन पे। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो जितनी स्टीम है वही ज्यादा प्रेशर लगा दे, या फिर आप ज्यादा स्टीम का यूज करो। तो अगर आपने हाई टेम्परेचर पे हीट किया, उसका प्रेशर ज्यादा है, तो आप कम स्टीम से भी काम चला सकते हो। सुपर हीटेड स्टीम बीइंग ड्राई, turbine blades remain dry, so high efficiency, no corrosion। टरबाइन के ब्लेड ड्राई रहते हैं सुपर हीटेड स्टीम से, ठीक है। तो आप बात को ये समझो कि आपको डायरेक्टली स्टीम नहीं भेजनी है, आपको उस स्टीम को गर्म करके भेजना है ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर हटा पाओ। देखो जैसे यहां पे दिखाया है कि ये वाटर ट्यूब बॉयलर है, यहां से स्टीम निकली, अब ये स्टीम जो है ना सुपर हीटर से पास हो रही है, ये पूरी जो रेड लाइंस दिख रही है ना ये हीट है। तो ये जो स्टीम है ये आपने ट्यूब से पास कराई, और आपने ये कोशिश किया कि ये ट्यूब की लेंथ जितनी लंबी हो उतना ज्यादा स्टीम हीट के कांटेक्ट में रहेगी। बात को सोच के देखो ना, जितना लंबा रास्ता होगा स्टीम का उतनी ही देर तक उसे हीटेड एरिया में रहना पड़ेगा, जिससे उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा। इकोनोमाइजर एंड एयर प्रीहीटर, देखो जब कंबशन गैसेस बॉयलर को छोड़ती हैं तो ये ज्यादातर हीट वाटर ट्यूब को दे चुकी होती हैं, यानी गैसेस की ज्यादातर हीट वाटर तक चली जाती है। सुपर हीटर ट्यूब्स आर रीहीटेड एंड रीहीटर दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ हीट व्हिच इफ अनरिकवर्ड वुड गो वेस्ट। अरे जो सुपर हीटर और रीहीटर के अंदर जो भी हीट है उसको वेस्ट मत करो, संख्या बेटा इसलिए नहीं कराया क्योंकि उसके अंदर बच्चे आ ही नहीं रहे थे, तो फिर मैंने इतने लंबे न्यूमेरिकल कराना जरूरी नहीं समझा, ठीक है। वो क्योंकि ईएससी के अंदर आते हैं, गेट के अंदर नहीं। और अगर आपने गॉस वाला न्यूमेरिकल देखा है तो उसमें मैंने बताया भी था कि गॉस सीडल में क्या चेंज आता है। चलो अब देखो, इकोनोमाइजर एंड एयर प्रीहीटर आर सच डिवाइसेस व्हिच रिकवर द हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस ऑन देयर वे टू चिमनी एंड रेज द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर एंड आर सप्लाइड फॉर कंबशन। मेरी बात को समझो, यहां पे क्या है, जो गैसेस प्रोड्यूस हुई है ना कंबशन से, उनसे जितनी हीट चूस सकते हो, जितना निकाल सकते हो एक्सट्रैक्ट कर लो, उनको ऐसे ही रिलीज मत करो, उनको ऐसे ही चिमनी में मत जाने दो। चिमनी में जाने से पहले जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कर लो। तो बेटा ये जो इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर होते हैं ये क्या करते हैं, उन फ्लू गैसेस से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं।
इकोनोमाइजर रेजेस द बॉयलर एफिशिएंसी विच कॉजेज द सेविंग इन फ्यूल कंजम्पशन। देखो बात को समझना, कहां चला गया वो डायग्राम। देखो इकोनोमाइजर ने क्या किया था, इट हीट्स द फीड वाटर, यानी जो पानी आप अंदर भेज रहे हो ना, वो पानी एकदम ठंडा नहीं है, वो पानी एकदम ठंडा नहीं है बॉयलर में। बेटा पानी बॉयलर में जाने से पहले भी गर्म होता है। पानी बॉयलर में जाने से पहले कैसे गर्म होता है, कैसे गर्म होता है, बाय मीन्स ऑफ इकोनोमाइजर। तो हमने क्या बोला, अगर बॉयलर की मेहनत बचानी है, बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो उसमें जाने वाला पानी पहले ही गर्म कर लो। अगर पानी आपने पहले ही गर्म कर लिया तो बॉयलर उसे बहुत जल्दी से स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। वो काम किसका है, इकोनोमाइजर का। ठीक है, तो इकोनोमाइजर हम क्या कहते हैं, तो टेम्परेचर ऑफ द फीड वाटर एंटरिंग द इकोनोमाइजर शुड बी हाई इनफ सो दैट मॉइस्चर डज नॉट कंडेंस ऑन इकोनोमाइजर ट्यूब। मैं यहीं पे लिख देता हूं, इकोनोमाइजर heats feed water before it enters boiler। और ये किसकी हीट यूज करता है भाई, ये फ्लू गैसेस की हीट को यूज करता है, जो गैसेस कंबशन के बाद पैदा हुई थी। ठीक है, अब एयर प्री हीटर्स आर एम्प्लॉयड टू रिकवर द हीट लीविंग द इकोनोमाइजर एंड हीट द इनकमिंग एयर। यानी कंबशन में जाने वाला जो पानी है बॉयलर का, उसे भी गर्म करोगे, और जो आपकी एयर आ रही है उसको भी गर्म करोगे। तो ये चीजें किससे गर्म हो रही है, कंबशन से निकलने वाली गैस से। तो उसका यूज करो, उसे वेस्ट मत करो। ठीक है, चलो इकोनोमाइजर एंड एयर प्रीहीटर, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखो ये फर्नेस है, फर्नेस में आपने फ्यूल डाला और फर्नेस के अंदर आपने यहां से क्या डाला, एयर। आपने फ्यूल डाला और एयर डाला, जिससे कंबशन हुआ। कंबशन होने से क्या हुआ आपका, ये सुपर हीटर है, तो आपकी कंबशन की हीट यहां पे यूज हुई और कहां पे यूज हुई, बॉयलर के अंदर। बॉयलर के अंदर अब जो पानी स्टीम बना वो किससे पास हुआ, सुपर हीटर से। ठीक है, देखो यहां पे क्या हो रहा है, बॉयलर से ना यहां से स्टीम जा रही है, स्टीम सुपर हीटर से पास करके यहां पे टरबाइन की तरफ जाएगी, टरबाइन की तरफ जाएगी। अब ये इकोनोमाइजर क्या करता है, देखो इकोनोमाइजर इस तरह से पानी को अंदर भेज रहा है, बट ये भी क्या कर रहा है, इट हीट्स द फीड वाटर, इट हीट्स द फीड वाटर। किसकी मदद से हीट कर रहा है बेटा, जो फ्लू गैसेस बॉयलर से निकल रही हैं। यानी बॉयलर में पानी गर्म होने के बाद जो गैसेस बची, जो बॉयलर से पानी गर्म होने के बाद गैसेस बची, उनसे इकोनोमाइजर ने अंदर आने वाले पानी को हीट कर लिया। अब यहां से भी जो गैसेस बची वो एयर प्री हीटर में गई, यहां पे इसमें जो एयर आई उसको गर्म करके फिर आपने कंबशन के लिए भेजा। ठीक है, दोबारा से एक बात समझाता हूं। देखो कंबशन के लिए बेटा अभी आ रहे हैं कूलिंग टावर पे, थोड़ा रुको तो सही। कंबशन के लिए आपको क्या चाहिए, फ्यूल और एयर चाहिए। फ्यूल तो नॉर्मल आपका कोल है, एयर आप पहले से गर्म करके लाते हो, कहां से, प्री हीटर से। प्री हीटर से एयर गर्म होके आई, अब यहां से जो भी गैसेस निकली वो सुपर हीटर में गई, उसके बाद बॉयलर में, बॉयलर से बची हुई गैस इकोनोमाइजर में, वहां से बची हुई गैस प्री हीटर में। चिमनी से बाहर निकालने से पहले ये चार चीजों से गैसेस पास होंगी, सुपर हीटर, बॉयलर, इकोनोमाइजर एंड प्री हीटर। ये चार चीजों से पास होंगी। सुपर हीटर में क्या होता है, बॉयलर से बनने वाली स्टीम को हीट करके फिर टरबाइन की तरफ भेजते हैं। इकोनोमाइजर में क्या होता है, जो पानी एंट्री ले रहा है, जो पानी एंट्री ले रहा है उसे गर्म करके फिर बॉयलर में भेजते हैं। एयर प्री हीटर में क्या होता है, जो एयर आ रही है उसे हीट करके फिर कंबशन के लिए भेजते हैं। अब समझ आया कंबशन से बनने वाली गैसेस का कितना ज्यादा यूज किया जाता है, बताओ मुझे।
जल्दी से चैट में दिल बन जाने चाहिए अगर ये पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ। शंखा बेटा आप एक बार ना टॉपर स्टॉक में जाओ, आपको दिखेगा इस साल कितने बच्चे इस चैनल से रैंक लेके आए हैं बेटा। थैंक यू नीरज, अगर आपका कमांड बनाए। मजा आया ना ये जान के। सोच रहे हो एक बार गैस प्रोड्यूस की है कंबशन से, उससे पूरी हीट निकाल ली है, तब जाके उसे चिमनी में भेजा है। अब देखो कंडेंसर, steam after expansion through the prime mover goes through the condenser which condenses the exhaust steam and removes air and non-condensable gases from the steam। अब यार देखो ये जो स्टीम टरबाइन पे पहुंचती है ना बेटा, इसके साथ और भी गैसेस मिक्सअप होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टीम पहुंचती है। तो कंडेंसर का काम ये तो है स्टीम को वाटर बनाना है, बट इसके अंदर जो ऐसी गैसेस हैं जो कंडेंस होके वाटर नहीं बन पाएंगी, उन गैसेस को रिमूव भी कौन करता है? आपका कंडेंसर। तो कंडेंसर का काम स्टीम से वाटर बनाने का है, बट एट द सेम टाइम दे नीड टू रिमूव द गैसेस which cannot be condensed, which cannot be condensed। देखो अब यहां पे स्टीम इनपुट हुआ, एग्जॉस्ट स्टीम इनलेट है ना, यहां पे स्टीम इनपुट कहां से आ रहा है? टरबाइन से। टरबाइन से निकल के जो स्टीम आई वो यहां डाली गई, ठीक है। अब टरबाइन से निकल के जो स्टीम आई उसको इन पाइप्स के अंदर बेटा कूल किया गया। ये वाटर बॉक्स है, यहां से इसको कूल किया गया। अब कूल करने के बाद जो कूलिंग वाटर आया उसको बाहर निकाल लिया आपने। देखो मेरी बात को समझना, ये जो रेड दिख रहा है ना, इसका मतलब है हॉट, इसका मतलब है ये हॉट थी। और यहां तक आते आते बेटा, यहां तक आते आते ये क्या हो गई? कोल्ड। समझो बात को। आप ये देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि ये बेटा गर्मी का जो इंडेक्स है, कलर बदलते हुए दिखाया है, कलर बदलते हुए दिखाया है। कलर बदलने का क्या मतलब है? कि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वाटर को फ्लो करा रहे हैं, वाटर को फ्लो करा रहे हैं इन पाइप्स के थ्रू, जो कि इस स्टीम को ठंडा कर रहा है। स्टीम को जब ये ठंडा कर रहा है तो बेटा यहां से वाटर हमने भेजा था, और यहां से कूलिंग वाटर जो गर्म हो गया उसे बाहर निकाल लिया। समझो ना, जब पानी स्टीम को ठंडा करेगा तो खुद तो गर्म होगा, खुद तो गर्म आएगा। ये चीज सोच के देखो ना यार, अगर पानी ठंडा था, इसने स्टीम को ठंडा किया, तो ये खुद गर्म हो जाएगा। तो गर्म पानी बाहर निकाल लो। देखो कलर येलो दिखाया है, ब्लू पानी माने ठंडा है, ठंडा भेजा गर्म निकाला, ठंडा भेजा गर्म निकाला। और स्टीम जैसे जैसे कंडेंसर से फ्लो होती जाएगी वो ठंडी होके यहां कंडेंसेट बन के निकल जाएगी। तो ये आउटपुट है। मुझे बताओ कंडेंसर का वर्किंग समझ आया? कंडेंसर का वर्किंग समझ आया? स्टीम जैसे जैसे पास हो रही है वैसे वैसे ठंडी होती जा रही है। तो आपने बहुत हाई टेम्परेचर स्टीम भेजी थी और बाहर ठंडी होके आई है। इसके लिए जो पानी यूज किया वो ठंडा था, गर्म हुआ तो बाहर निकाल लिया, ठंडा पानी अंदर भेज दिया। अब इवेपोरेटर, in a evaporator raw water is evaporated by using extracted steam and the vapor so produced may be condensed to give supply of pure distilled water। इसका मतलब क्या है? जो स्टीम आपकी बाहर आ रही है, कंडेंसेट जो आया ना, इसको वापस वाटर बॉयलर में ही तो भेजेंगे स्पोर्ट्स पर्सन। ये जो कंडेंसेट आया है, जो स्टीम कंडेंस हुई है, ये वापस बॉयलर में फीड की जाएगी। देखो इसका क्या मतलब है कि भैया जो स्टीम आपकी टरबाइन से आई थी उससे जो आपका वाटर है, वाटर कौन सा? कूलिंग वाटर, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। भाई जब पानी स्टीम को ठंडा करने की कोशिश करता है तो वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। और बाद में इनको कंडेंस करके क्या निकाल सकते हो? डिस्टिल्ड वाटर। मैंने बताया था ना कंडेंसर कौन सा पानी देता है? कोई आपसे पूछे डिस्टिल्ड वाटर। फीड वाटर हीटर, फीड वाटर हीटर का क्या काम था भाई? जो हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस थी, देखो फीड वाटर हीटर, इट हीट्स इनकमिंग वाटर, इनकमिंग वाटर बिफोर फीडिंग टू बॉयलर
बिफोर फीडिंग टू बॉयलर यूजिंग यूज्ड स्टीम, जो स्टीम यूज हो चुकी ना उससे पानी को गर्म करके डाला जाता है। अब देखो यहां पे क्या है, ये फीड वाटर हीटर ट्रेन है, फीड वाटर हीटर ट्रेन है। अब देखो जो स्टीम आपने टरबाइन से एक्सट्रैक्ट की है, ये फ्रॉम टरबाइन आ रही है ना, स्टीम फ्रॉम टरबाइन आ रही है, ये कंडेंसर में भी जा रही है और ये किसको हीट करने के काम में आ रही है, फीड वाटर हीटर, फीड वाटर हीटर। समझ के देखो, फीड वाटर को हीट करने के लिए ना बेटा दो चीजें हैं, इकोनोमाइजर और फीड वाटर हीटर। फीड वाटर हीटर पहले हीट करता है और बाद में पानी किस में जाता है, इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर में। देखो मैं क्या बोल रहा हूं ऐसे समझना, आपको बिल्कुल एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूं। कोल्ड वाटर आता है, ये पहले किस में जाता है, फीड वाटर हीटर में, जहां इसकी हीटिंग किसकी मदद से होती है, स्टीम की मदद से, स्टीम की मदद से। और फिर ये किस में जाता है, इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर किसकी मदद से हीट करता है, फ्लू गैसेस, फ्लू गैसेस माने गैसेस ऑफ कंबशन। तो इकोनोमाइजर में भेजने से पहले भी गर्म किया जाता है। यार आप एक चीज सोच के देखो मेरे भाई, यहां आप देख रहे हो हीट की कितनी केयर की जा रही है। यार हीट भले ही स्टीम में है, भले ही कंबशन की गैसेस में है, लेकिन उसे वेस्ट नहीं होने दिया जा रहा, उसे वेस्ट नहीं होने दिया जा रहा। हीट किसी भी पार्ट में है, उसको एक्सट्रैक्ट करके यूज किया जा रहा है। टरबाइन से स्टीम निकली, उससे पानी गर्म कर लिया, फ्लू गैसेस में जो हीट थी उससे पानी गर्म कर लिया, एयर गर्म कर ली, स्टीम को भी गर्म कर डाला उसी से। तो बेटा सभी चीजों में जो जो हीट कैरी कर रही है, कौन कौन हीट कैरी करता है, गैसेस ऑफ कंबशन जिसे कहते हैं फ्लू गैसेस और यूज्ड स्टीम। इनको वेस्ट ना करने के लिए इनकी हीट को यूज करते हैं। और रंजन ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि सर इतना करने के बावजूद तो 29 से 30% एफिशिएंसी आती है, 29 से 30% एफिशिएंसी आती है। तो ये सोचो अगर बेटा ये वेस्ट कर दिए होते तो एफिशिएंसी 10% भी नहीं आती। स्प्रे पॉन्ड, it consists of a water tank in which hot water is distributed by pipes throughout and is sprayed in air through nozzles at suitable pressure. Mostly the water is cooled by evaporation as heat of evaporation is withdrawn from the water itself. देखो यहां पे क्या होता है ना, हॉट वाटर को स्प्रे किया जाता है, हॉट वाटर को स्प्रे किया जाता है। अब हॉट वाटर को जब स्प्रे करते हैं तो बेटा ये इवेपोरेट होके जो हमारा स्टीम आ रहा था उससे ये हीट निकाल लेता है। समझ के देखो, जो पानी आप स्प्रे कर रहे हो ना वो पानी का टेम्परेचर कम है, हॉट है लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर नहीं है, वो स्प्रे किया उसका टेम्परेचर था कम। अब इससे टकराई हमारी स्टीम, अगर इससे स्टीम टकराई बेटा तो स्टीम अपनी हीट इसे दे देगी, ये इवेपोरेट हो जाएगा और धीरे धीरे स्टीम आपकी कंडेंस हो जाएगी। तो देखो ये दिखा रखा है ना स्प्रे पॉन्ड, इस तरह से आप पानी को स्प्रे कर रहे हो। कूलिंग टावर, अब मेरा कोई बच्चा बहुत देर से कूलिंग टावर पूछ रहा है, तो देखो द हॉट वाटर इज टेकन टू द टावर टॉप एंड फॉल्स थ्रू द टावर, इट इज ब्रेकन इनटू स्मॉल पार्टिकल व्हाइल पासिंग ओवर द बैफलिंग डिवाइसेस। तो पानी को टावर में ऊपर ले जाके, एकदम ऊपर ले जाके नीचे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब नीचे से एयर एंटर करती है, ऊपर जाती है। अब ये जो एयर है ये वाटर को वेपराइज करती है, ये वाटर को वेपराइज करती है और बाकी के वाटर को कूल डाउन करती है, बाकी के वाटर को कूल डाउन करती है। अब एयर गर्म होके बेटा बाहर निकल जाती है, एयर गर्म होके बाहर निकल जाती है और कोल्ड वाटर नीचे कलेक्ट आ जाता है। यानी देखो कूलिंग टावर में अगर आप ऊपर से भैया हॉट वाटर भेजोगे, हॉट वाटर कौन सा है, जो कंडेंसर से आया है। कहां से आया बेटा, कंडेंसर से। कंडेंसर ने क्या किया था, स्टीम को पानी में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन पानी का टेम्परेचर अभी भी क्या था, हाई। पानी का टेम्परेचर अभी भी हाई था, तो आपने क्या किया, कूलिंग टावर में नीचे से एयर भेजी। अब एयर उसकी हीट एब्जॉर्ब करके ऊपर निकल गई और पानी का टेम्परेचर कम होके पानी नीचे इकट्ठा हो गया। अब आप कहोगे सर पानी ठंडा क्यों किया सर? बेटा देखो, जब आप एक वाटर बॉडी के पास बनाते हो ना पावर प्लांट, उस वाटर बॉडी में बहुत सारा नेचुरल फ्लोरा एंड फौना होता है, बहुत सारे पौधे हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, है ना।
अब उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही पानी चाहिए, वरना होगा क्या, वो वाइल्ड लाइफ डाई आउट हो जाएगी। तो इससे पहले कि आप उस पॉन्ड के अंदर पानी वापस छोड़ो, उस पानी को प्यूरिफाई करना, उस पानी को ठंडा करना आपकी जिम्मेदारी है, वरना वो वाइल्ड लाइफ डैमेज हो जाएगी। समझ में आ रही है ये बात? तो बेटा इसीलिए कूलिंग टावर की मदद से जब पानी नीचे आता है, एयर ऊपर जाती है, तो पानी ठंडा हो जाता है, एयर गर्म होके बाहर रिलीज हो जाती है। ठीक है। कंट्रोल रूम, अब ये तो ऑब्वियस है यार, कंट्रोल रूम के अंदर कंट्रोल्स होंगे, देख रहे हो कितने सारे कंट्रोल पैनल हैं, और यही करना है तुम्हें एनटीपीसी वगैरह में जाके, ये सब सीखना है। ठीक है। स्विच यार्ड, स्विच यार्ड क्या यार, जो पावर जनरेट हुई है वहां पे उस पावर को आप इंसुलेटर्स की मदद से ग्रिड के साथ कनेक्ट करोगे। तो बेटा स्विच यार्ड इज द पॉइंट इन द पावर नेटवर्क वेयर ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूटर फीडर और जनरेटिंग यूनिट्स आर कनेक्टेड थ्रू सर्किट ब्रेकर एंड अदर स्विच गियर्स। समझ गए यार? अब जनरेटर को ट्रांसमिशन लाइन से तो जोड़ोगे ही जोड़ोगे ना, जनरेटर को ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ोगे, उसको स्विच यार्ड बोला। स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन एक ऐसी टरबाइन है जो कि स्टीम से टकरा के रोटेट करती है। अब देखो ये स्टीम आप भेज रहे हो और ये टरबाइन ने घूमना चालू कर दिया, दिस इज योर स्टीम टरबाइन। अरे मेरे भाई थोड़ा सा तो हीट का लॉस होगा, लेकिन जिस पॉन्ड से आप एक तरफ से पानी ड्रॉ कर रहे हो, उसी पॉन्ड में आप दूसरी तरफ से छोड़ते भी हो। समझ रहे हो मेरी बात स्पोर्ट्स पर्सन? यार ये सारे एक साथ ऐसे गोल चक्कर में थोड़ी ना लगे हैं, एक जगह से प्रोसेस स्टार्ट होते होते दूसरे छोर पे खत्म हुआ। इधर अगर आपने वाटर बॉडी से पानी खींचा तो इधर आपने वाटर बॉडी में छोड़ा, तो ठंडा करके छोड़ोगे और आने वाले पानी को गर्म करोगे। समझ रहे हो? कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जो भी इंप्योरिटीज होती हैं उसे कलेक्ट करने के काम में आता है। इट हैज टू सेट ऑफ इलेक्ट्रोड्स विच आर कंप्लीटली इंसुलेटेड, और इनके बीच में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, ये प्लस माइनस इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनके बीच में बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब एक कहलाता है एमिटिंग और डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा उसे बोलेंगे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट होगी विच डिस्चार्जेस एंड आयनाइजेस द गैस मॉलिक्यूल्स एज फ्लू गैसेस फ्लो थ्रू द ट्यूब। जैसे जैसे फ्लू गैसेस यहां से पास होती है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से उसमें से चार्ज पार्टिकल को बाहर कर देता है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं दे बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड आर अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। समझो, जो बेटा आपके पास कंबशन वाली गैसेस आ रही हैं, जो आपके पास कंबशन वाली गैसेस आ रही हैं, वो गैसेस कैसी हैं? वो गैसेस बेटा आपकी हैं जिनके अंदर डस्ट पार्टिकल भी होंगे। अब एक इलेक्ट्रोड जब आपका इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जाके इन डस्ट पार्टिकल के साथ कलेक्ट होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब हो गए डस्ट पार्टिकल पे जमा हो गए, तो ये डस्ट पार्टिकल में जमा होने के बाद डस्ट पार्टिकल हो गया नेगेटिव, डस्ट पार्टिकल नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक जाएगा। तो जब हम फ्लू गैसेस को भाई छोड़ रहे हैं ना बाहर, चिमनी में भी छोड़ रहे हैं, तो भी हम क्या करेंगे, उसका डस्ट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ताकि यार एटमॉस्फेयर में हम डस्ट ना छोड़ें। आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा, पॉल्यूशन कम से कम करना है, पता है? इसीलिए ईएससी के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है, दैट इज द पॉल्यूशन ऑफ पावर प्लांट, पॉल्यूशन से रिलेटेड। क्योंकि यहाँ देखो, जैसे अगर आपने वाइल्ड लाइफ के लिए गर्म पानी छोड़ दिया, वाइल्ड लाइफ के लिए अगर आपने गर्म पानी छोड़ दिया तो वो डैमेज हो जाएगी, दैट इज वाटर पॉल्यूशन, है ना? अगर आपने फ्लू गैसेस जो आप आसमान में रिलीज कर रहे हो उसके अंदर अगर डस्ट पार्टिकल है, दैट इज एयर पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन मिनिमम रखना है, इसीलिए हर जगह साफ सफाई करना जरूरी है। फ्यूल्स, अब देखो कौन कौन से यूज होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, 3 तरह के फ्यूल हो सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे देखो कोल की क्लासिफिकेशन, पीट की एंथैल्पी होती है 3000 किलोजूल पर केजी, यानी 1 केजी अगर पीट लेते हो 3000 किलोजूल हीट निकलती है। ठीक है। इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है 60 से 90%। लिग्नाइट तो 30 से 50% मॉइस्चर और हीट का ज्यादा अमाउंट है। सब बिटुमिनस 35 से 45% और हीट और ज्यादा है, और बिटुमिनस और ज्यादा हीट और बहुत ही लो मॉइस्चर। क्या होता है ना यार, मॉइस्चर के बारे में क्यों बात कर रहा हूं,
जितना ज्यादा मॉइस्चर अगर आपके फ्यूल के अंदर होगा बेटा, उतना ही मुश्किल हो जाएगा उसका कंबशन। सोच करके देखो, जितना ड्राई फ्यूल होगा उतना इजीली कंबशन होगा। सेमी ब्यूटिमिनस देखो यहां पे और कम हो गया, हीट और बढ़ गई। सेमी एंथ्रासाइट और सुपर एंथ्रासाइट, ठीक है। तो ये आप लोगों की क्वालिटी ऑफ फ्यूल बढ़ती जा रही है, जिसमें मॉइस्चर कम होता जा रहा है, हीट बढ़ती जा रही है। सिलेक्शन क्या क्या देखना पड़ता है भाई? कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू होता है यानी पर केजी कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, और वेदरेबिलिटी यानी वेदर को कितना विदस्टैंड कर पाएगा। ऐसा तो नहीं खराब मौसम में फ्यूल बिगड़ जाए। सल्फर बेटा सबसे ज्यादा कंबस्टिबल मटेरियल होता है। सल्फर आपका कितनी मात्रा में प्रेजेंट है वो देखना है। ऐश की कितना इंप्योरिटी पैदा करेगा, ठीक है। सुमित ये सारे यूज होते हैं अलग अलग जगह। हाँ, डीसी वोल्टेज लगाओगे रईस। लिक्विड फ्यूल ये बॉयलर फर्नेस में आप यूज कर सकते हो फॉर जनरेटिंग स्टेशन। तो फ्यूल ऑयल जो होता है ना, ऑयल अगर यूज करोगे उसमें हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू कोल, ठीक है, जिससे कि हाई मॉइस्चर लॉस होता है इन फ्लू गैसेस, तो एफिशिएंसी गिर जाती है। यानी अगर आप ऑयल की मदद से कंबशन करते हो तो वहां पे एफिशिएंसी कम होती है। गैसियस नेचुरल गैस का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा नेचुरल गैस की सप्लाई होना बहुत जरूरी है पावर जनरेशन के लिए। अगर आप नेचुरल गैस का यूज करोगे ना तो वहां नेचुरल गैस की सप्लाई आपको चाहिए। क्लियर हुआ? चलो, तो ये हो गई हमारी आज की बात, पूरा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। एनालॉग बेटा कंटिन्यू होगा, आज टेक्निकल एरर था इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। मैंने लिखा भी तो था मैसेज कि कल कंटिन्यू करूंगा। अब देखो यार, अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो, ध्यान रखो 31 तारीख से विशाल सर स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम। तो अंकित ESE कोड लगा के आ जाओ। 1 ईयर का फीस 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 ईयर 39,600। 2 ईयर्स के लिए आओ, पर मंथ कॉस्ट मिनिमम रहेगी और EMI यानी इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अंकित ESE कोड से अगर आइकॉनिक लोगे तो 1 ईयर का फीस 45,225, 2 ईयर 66,600। तो 2 ईयर का फीस आपको पर मंथ पे मिनिमम पड़ता है और 12 इक्वल EMI पे मिलेगा। बेटा मैथ्स अभी नहीं चल रहा प्लैनेट गेट के अंदर, सिग्नल और नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। और देखो ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल नेम है, मुझे फॉलो कर लो और यहां से आप मुझे चैट भी कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल जहां मैं नोट शेयर करता हूं तो t.me/gateair1। बाकी भाई डिटेलिंग सफिशिएंट थी ना? आप लोग कह रहे थे सर पावर प्लांट डिटेल में पढ़ाना, बेसिक से पढ़ाना, ठीक है। और बाकी अगर कोई डाउट आता है तो बेटा गूगल भी कर लेना, ये सब चीजें गूगल पे मिल जाएंगी। अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी बनाई थी बेटा, समझ आया या नहीं ये बताओ। चलो, सो थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक देना यार, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। चलो, थैंक यू एवरीबॉडी।